सबको स्मरण होगा गुजरात के चुनाव से पहले जब वो अंबाजी में हुए और बने कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर अंबाजी जाना उनका कार्यक्रम था। उस दिन क्योंकि उनका वापसी का हेलीकॉप्टर से उड़ान का स्थान अवरोध में था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी उनके स्वागत के लिए एक विशाल कार्यक्रम निश्चित किया। लेकिन समय से कुछ विलंब हो जाने के चलते रात 10 बजे बाद जब वो वहां पहुंचे तो नियम और मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नियमों से बंधा हूं और 10 बजे बाद माइक का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने आप सबको स्मरण होगा दंडवत प्रणाम करके और सबसे आबू और सिरोही की जनता से माफी मांगी थी कि मैं शीघ्र ही आज की इस कमी की पूर्ति के लिए आप सब लोगों के बीच में आऊंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी राजस्थान के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं। 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास हमें मिला है। उसके साथ साथ में नाथद्वारा में दर्शन और उस क्षेत्र में भी अनेक सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी रहेगा। जिस तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रवास को लेकर है, आबू रोड में होने वाले उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के लोग अपने प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, सबसे खास बात ये कि फिर से गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया। आपको तो नियमित तौर पे करते हैं। कल जब उन्होंने बयान दिया था मुझे लगता है माननीय अरुण जी ने उसके ऊपर विस्तार से आप लोगों के सामने विषय रखा हुआ। ये पहली मर्तबा नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन कल उन्होंने इससे आगे बढ़कर के खुलासा करते हुए कहा कि जिन विधायकों ने पैसा लिया है वो विधायक पैसा वापस लौटा दें। और आगे बढ़कर के बहुत सहजता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि किसी से कुछ थोड़ा बहुत खर्च भी हो गया है तो वो भी बता दें। तो पहले उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि AICC से हम आपको दिलवा देंगे। तो ये बात तो तय है कि पैसा आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में विद एविडेंसेस उनके पास में है। माननीय अरुण जी ने आपके सामने ये अधिवक्ता इन्होंने आपके सामने विस्तार से कानूनी स्तर पर लाए कि कानूनी आधार पर भी आप सबको इस विषय के बारे में अवगत कराया होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के अनुरूप पहला तो लेने वाला दोषी है, तो आपने उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की। दूसरा, यदि जानते हुए भी कि किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास में एविडेंस है, राज्य के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों होने के नाते यह आपकी नैतिक और वैधानिक दोनों जिम्मेदारी कि आपको ऐसे संज्ञान में आए विषय के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर आपने उस पर कोई कार्रवाई साशय नहीं की, सह आशय अगर कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब आप भी उसमें लिप्त है। और जो कानून की धारा IPC की 120B तो अमेंडमेंट एज पर द सेक्शन 12 ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, करप्शन और प्रिवेंशन एक्ट और 120B ऑफ IPC, इन दोनों के खिलाफ उनके खिलाफ भी मुझे लगता है कि संज्ञेय अपराध बनता है। सर, प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में वोटिंग होनी है, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए आगू आ रहे हैं। इससे हास्यास्पद और कोई विषय हो सकता है? ऐसा एक सवाल था, मैंने अभी से पूछा था, अमित शाह जी पे इस तरह के आरोप लगे हैं गृह मंत्री पे, तो BJP कोई मानहानि या कोई केस कराएगी क्या? और दूसरा सवाल इसी में ये था, आपने भी बताया कि CM को पता है, तो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो 120 और ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में कार्रवाई का है, BJP को FIR कराएगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कराएगी ये, लेकिन ऊपर के स्तर पर इसमें किस तरह की कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, किस तरह की विधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस पर पार्टी में वरिष्ठ लोग विचार कर रहे हैं। बात विचार के जैसा भी निर्णय होगा उस तरह से इस पर आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि सेलेक्टिव आधार पर पॉलिटिकल वेंडेटा
आपके स्मरण में होगा, एक मुकदमा दर्ज होता है ब्यावर में रहने वाले किसी अननोन आदमी के खिलाफ कि वो सरकार को गिराने के लिए 2 लोग टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। आनंद फानंद में उनको अरेस्ट किया जाता है। एक बार मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि उनके ऊपर जो चार्जशीट फाइल होगी उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में दूसरा मुकदमा राष्ट्रद्रोह का दर्ज होता है, 2 मुकदमे जिन पर 15 दिन तक बयानबाजी करने के बाद में उनको विड्रॉ कर लिया जाता है। जो अपने आप में ये जानते हुए भी कि ये राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में धारा में दर्ज नहीं हो सकता, इसको यदि दर्ज किया जाता है तो ये अपने आप में कानूनी अपराध, आर्टिकल 161 अपने आप में कानूनी अपराध। और उसके बाद में तीसरा मुकदमा जो है, 2 मुकदमे एंटी करप्शन में दर्ज किए जाते हैं, एक सोकॉल्ड गजेंद्र सिंह, एक भंवरलाल शर्मा और तीसरा संजय जैन। संजय जैन को गिरफ्तार किया जाता है, भंवरलाल शर्मा के साथ में बैठ करके कॉफी पी जाती है और वो जो गजेंद्र सिंह है उनसे जो है वॉइस सैंपल मांगा जाता है। इससे ज्यादा सेलेक्टिव जो है कार्रवाई का कोई क्लासिक एग्जांपल आप नहीं ढूंढ सकते। तीसरा मुकदमा दर्ज होता है जिसमें एक आदरणीय विश्वेंद्र सिंह जी का नाम लिया जाता है और उनके साथ में 2 अन्य लोगों का नाम लिया जाता है। वो विश्वेंद्र सिंह जी सिमिलर केस में होते हुए भी उनको मंत्री बना दिया जाता है, उनका न कोई सैंपल मांगने की जरूरत पड़ती है न कोई और पड़ती है। आप सब देख रहे हैं कि किसी कानून का दुरुपयोग और एजेंसी का दुरुपयोग, लोकतंत्र खतरे में है, ये दुहाई देने वाले श्रीमान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आप अपने आप में उदाहरण है इस विषय के कि किस तरह से संस्था जो है एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है और किस तरह से अपने राजनीतिक हित के लिए आप सरकार के प्लेटफॉर्म का यूज करते हो। राज शिविर के नाम पर पॉलिटिकल भाषण देकर के आप जनता को गुमराह करने के कितने भी प्रयास करें, लेकिन राजस्थान की जनता ये मानस बना चुकी है और अब की बार कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर समेट करके छोड़ने वाली। ये संजीवनी के मामले में आपको भी जेल भेजने की बात करते हैं अशोक गहलोत जी। चलिए वो तो कानून अपना काम करेगा, छोड़ दीजिए उसको। मुझे लगता है कि इसी जगह पे बैठ करके मैंने आपको खुलासे के साथ में सारा विस्तार से एक बयान और दे दिया उन्होंने, कैलाश मेघवाल जी, वसुंधरा जी और शोभा रानी सुषमा का जिक्र, खैर वो तो पार्टी में है ही नहीं। जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा है, आदरणीय वसुंधरा जी हम सब की वरिष्ठ नेता है, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार अध्यक्ष रही है। उनके लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान केवल अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने विरोधियों को, अपने ही दल में अपने विरोधियों को जो है केवल को मैसेज देने के लिए इस तरह का बयान देना। मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे। वो आपकी एक एमएलए को साथ लेकर बैठते हैं, आपकी एमएलए कौन? शोभा रानी सुषमा, और हमारी एमएलए नहीं थी, लेकिन वो टाइम जब वोटिंग की बात थी या छोटी बातें थी तब शोभा रानी इस समय समाप्त हो गया, कोई कहीं था, बाद में अब नहीं है। ऐसे तो पहले जो है जो सांसद हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, मंत्री हो गए, तो अब वो उसके बाद में अभी भी हम उसी पर उनके प्रश्न की वो उनके ऐसा मानिए। सर, क्या ये आरोप सही है कि बीजेपी ने साल 2020 में सरकार गिराने की, गहलोत सरकार गिराने की कोशिश की थी? क्योंकि बार बार ये आरोप हर रोज बोला जा रहा है, तो आप उस पर खुलकर क्यों नहीं बताया जा रहे हैं कि आपकी है नहीं भूमिका? क्योंकि अमित शाह जी का नाम आ रहा है, आपकी भूमिका भी सामने आई और आरोप रोज लग रहे हैं। देखिए, मैं तो एक कई बार आप सब लोगों से कह चुका हूँ, उदाहरण के साथ में कह चुका हूँ कि सास और बहू के झगड़े में पड़ोसी का नाम घसीट करके अपने घर की इज्जत बचाना ये कोई नई चीज नहीं, इट्स नॉट एन अनकॉमन फिनोमेनन। अपने परिवार के झगड़े स्टेटमेंट उस समय दिए थे कि जो 19 लोग हैं इनको बहकाया गया है, फुसलाया गया है, इनको पैसा दिया गया है, करोड़ों रुपए दिए गए, इनके मोबाइल जब्त कर लिए गए, इनके चारों तरफ बाउंसर बिठा दिए गए, ये अपने परिजनों और परिवारजनों से भी बात नहीं करता। पीड़ित हुआ था तो उनको तुरंत जाकर के मुकदमा दर्ज कराना चाहिए।
उल्टा उनके साथ में बैठ करके कॉफी पी रहे थे, गलबैया कर रहे थे, उसके बाद में उनके साथ में उनको मंत्री बना दिया। अभी भी आपके पास में रास्ता खुला है, आप तय करिए। और अगर आपकी एजेंसी उसका जांच करने में सक्षम नहीं है तो सीबीआई को सौंप दीजिए। एक आखिरी सवाल और, बजरंग दल या बजरंग बली की बात चल रही है। बजरंग दल को लेकर तमाम तरीके की बातें, एक तरफ तो खाचरियावास के कुछ कहते हैं, गोविंदराम मेघवाल कुछ कहते हैं। आपकी सरकार यदि आती है तो पीएफआई पर कितने कड़े प्रतिबंध लगेंगे यहाँ पर? और जो पुराने मामले आप लोग आरोप लगा रहे हैं, केवल पीएफआई नहीं, जो भारत की शांति व्यवस्था सौहार्द बिगाड़ने, भारत की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से प्रायोजित रूप से चलने वाली गतिविधियों का माध्यम बनने वाले जितने भी संस्थान हैं, विदेश में बैठी हुई भारत विरोधी ताकतों के जो टूल बने हैं, उन सब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम एक क्षण भी गंवाए बिना उनके खिलाफ जितने कठोर कानून बना करके या कानूनों में कार्रवाई की जा सकती है वो सब करना हमारी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। एक सवाल और है कि आपने सचिन पायलट जी को आमंत्रित किए थे पार्टी के स्तर पे या आप आपके व्यक्तिगत स्तर पे बीजेपी में आप? मुझे लगता है कि आपने मेरे स्टेटमेंट को ठीक से न पढ़ा है, न देखा, न सुना, क्योंकि मैंने ऑडियो और वीडियो तीनों ब्लॉगों पर दिया। मैंने ये कहा था कि कोई भी शख्स, मुझे पूछा गया कि सचिन पायलट आपकी पार्टी में आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा था कि कोई भी सक्षम है जिसको भगवान ने 2 हाथ और 2 पांव दिए, वो अगर किसी राजनीतिक दल से साथ में जुड़ता है, राजनीतिक दल को उसका स्वागत करना चाहिए। और कोई सामर्थ्यवान आदमी जिसके साथ में, जो मास लीडर है, हजारों लोग जिसके साथ में जुड़े, वो अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का में विश्वास करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े, पार्टी को स्वागत बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। मतलब आज भी सचिन पायलट को लेकर पार्टी ले रही है? अगर मैं केवल सचिन पायलट के लिए